नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारी जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत अपन हर दिन आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो होने वाला है। तो प्लीज़ क्लास पूरा देखना, बहुत कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको पेपर कैसे करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा वीडियो पूरी क्लास ज़रूर देखें, और अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हर दिन शाम को 6 बजे आपकी ये प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्विंग क्लास होती है। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना, इसमें मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी और मैथ्स यानी कि गणित तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम रहने वाली है। और यहाँ पर जो मैं मॉडल पेपर में आपका प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहा हूँ, इसमें मैं हिंदी भाषा का यूज करूँगा। लेकिन अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वहाँ पर 5 से 6 बजे हमारे इसी चैनल पर सर क्लास लेते हैं, हरीश सर, तो वो इंग्लिश की क्लास लेते हैं, तो आप वहाँ से इंग्लिश अपनी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, इंग्लिश यहाँ से क्लियर हो जाएगी, और मेंटल एबिलिटी और मैथ्स भी इसी मॉडल पेपर से क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो क्लास लास्ट तक ज़रूर देखना, और अंत में आपको 80 में से कितने नंबर आते हैं ये अपना कमेंट करके बता देना। जो हर दिन बताते हो ना, उसी तरह से बता देना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला भाग मानसिक योग्यता का। मानसिक योग्यता में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 भाग होते हैं, एक भाग से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, और आपकी जो लैंग्वेज होती है हिंदी या इंग्लिश, उसके भी 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन 80 हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होता है, और टोटल पेपर कितने का होता है? 100 नंबर का। ठीक है, तो आपको कितने नंबर आए? आपको सिर्फ अभी ये बता देना आपके 80 में से कितने % सही हुए। 80 बटे आपको 80 में से कितने नंबर आए यही बताना है। ठीक है, तो भाग 1 को देखते हैं। निर्देश देखिए 1 से 4 तक। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी हुई है, 1 2 3 4। इन्हीं 4 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियां किसी तरह से सदृश्य है, यानी कि सेम है, और एक आकृति है वो अलग है, भिन्न है। ठीक है, डिफरेंट है। उस भिन्न आकृति का चयन करो। सेलेक्ट द डिफरेंट फिगर। अब इसमें ये आपको पता है कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है ओड मैन आउट, यानी कि अलग भिन्न आकृति होती है, ओड मैन आउट, ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है, तो ओड मैन आउट के पहले मैंने अभी आपको बताया कि हर पार्ट के 4 क्वेश्चन होते हैं, तो इसी के 4 प्रश्न करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो, इसमें जो त्रिभुज बना हुआ है उसमें छोटा त्रिभुज है और उसके बीच में एक लाइन है। इसमें भी देखो, इसमें भी ये बीच वाली लाइन है, ये देखो इसमें ये वाली लाइन है, इसमें ऐसे टेढ़ी दी हुई है। इसमें भी ये देख लो, इसमें भी लाइन है, लेकिन ये बीच वाला छोटा त्रिभुज है, इसमें कोई लाइन नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो पहले का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा यहाँ पर देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है कि बाकी सभी ये भुजाओं वाली आकृति दी हुई है। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 5 है, इसमें 4 है, लेकिन ये एक गोला दिया हुआ है। ठीक है, तो गोले की कोई भुजाएं नहीं होती है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो इसमें दूसरे में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देख लो, तो तीसरा यहाँ पर देखो, ये आयत दिया हुआ है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, लेकिन ये नीचे त्रिभुज एक और ऐड कर दिया है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे का 4 नंबर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, तो चौथे क्वेश्चन में बाकी सभी ऑप्शन में ये आधा चांद होता है या आधा वर्त कह सकते हैं, ये दिया हुआ है सब में। ठीक है, साइड में, लेकिन जो पहला ऑप्शन है इसमें ऐसे भुजाएं दी हुई है, ना कि गोला दिया हुआ आधा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, अगला दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग क्या कह रहा है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, भाग दूसरा पार्ट 2 निर्देश क्या दिया हुआ है? 5 से 8 तक प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति 4 उत्तर आकृतियों की दी गई उत्तर आकृति का चयन करें जो बिल्कुल सदृश्य हो। ठीक है, यानी कि समान हो, सेम हो। तो इसको आप सेम फिगर भी बोल सकते हो या मैचिंग फिगर भी बोल सकते हो, यानी कि मैच करना, आपस में मैच करना है कि कौन सा समान है, सेम है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसी आकृति आपको किस में दिख रही है, तो इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, लेकिन इसके अंदर नीचे लाइन है, इसके नीचे भी लाइन है, और इसके ऊपर देखो कि इसके छोटा सा गोला है उसके ऊपर लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइन दी हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन। छठा क्वेश्चन देखिए, ऐसे लाइनें घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में गोला है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बीच में आयत है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें बीच में बिंदु है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें बीच में देखो त्रिभुज है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें बीच में गोला है तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो छठे में बी ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करना है, यानी कि ये सिर्फ आपको आधा त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे सिर्फ ऐसे दिया हुआ है, हिमालय की चोटी होती है ना वैसे दिया हुआ है, तो ये सिर्फ एक ही है, इसमें दो दिए हुए हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसमें एक और लाइन और ऊपर बिंदु दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, इसके ऊपर एक लाइन दे दी तो ये भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर तीसरा है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए तो इसमें एक वर्ग बना हुआ है, उसके बीच में एक त्रिभुज है छोटा सा, लेकिन इसमें गोला दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, और ये गोला भरा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा, और त्रिभुज वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 2 प्रश्न 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं, पार्ट 2 पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि जो बच्चे अगर नए भी आते हैं उनको भी पता चले कि हाँ की क्लास अच्छी होती है। और अगर कोई नए बच्चे आपके भी दोस्त हैं जो हमारे टेस्ट वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप उनको ऐसे लाइव टेस्ट दिला सकते हो ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। बाकी टेस्ट वाले ग्रुप में अब तो कोई ज्वाइन नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपका अगर कोई फ्रेंड है जो पहले टेस्ट वाले ग्रुप में था अब भी नहीं है तो उनको ये लिंक शेयर कर देना, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई है, इस आकृति का भाग लुप्त है, यानी कि एक भाग यहाँ पर लुप्त है, दिया हुआ नहीं है, ठीक है। दी गई आकृति में 1 2 3 4 तथा उसमें आकृति का चयन करें जो बिना अपनी दिशा बदले ही लुप्त भाग को इस प्रकार फिट बैठे कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा हो जाए। तो ये इसको ये भाग है, इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न पूर्ण करना, ठीक है, क्या पैटर्न पूर्ण करना, और इंग्लिश में पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, बिना दिशा बदले, दिशा नहीं बदलनी, आपको किसी तरह से घुमाना वगैरह नहीं है, सीधा देखना है। तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा पतला सा आयत दिया हुआ, तो इस साइड में एक छोटा सा आयत आ जाएगा, तो ये तो छोटा आयत साइड में नहीं है, नीचे दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ये नीचे है ये भी गलत हो जाएगा, इसमें देखो ये छोटा दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बस छोटी सी चीज़ देख लें जिससे आपका आंसर निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। अब ये देखो इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो ये वाला और ये वाला भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी दोनों सेम हो जाएगा। तो इसमें देख लो कि ऊपर वाले के समान कौन सा है, इसमें समान कौन सा है, तो जेड इस तरह से बना हुआ है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये देखो ये पीछे में, ये देखो पीछे में मतलब तीर का निशान नहीं है, बीच में 2 डंडियाँ दी हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे जेड लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे है ना। अब इसको ऐसे घुमा के सीधा कर दिया तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसको वापस ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ऐसे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा वापस से सही हो जाएगा। कैसे भी करो आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखो 9वां प्रश्न और 11वां कर लिया, अब 10वां और 12वां करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो आकृति कैसे बनेगी, पहले तो ये लाइन मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, और बाद में ऐसे त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे बनना चाहिए कि एक ऐसे लाइन उसके बाद में ऐसे, ठीक है, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये ऊपर दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा, इसमें ये साइड में भी दिया हुआ और बीच में एक लाइन भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो इसमें देखो पहले एक छोटा सा, पहले इस वर्ग को पूरा करेंगे तो छोटा सा ऐसे लाइन आएगा, उसके बाद में ऐसे आएगा और उसके बाद में ऐसे आएगा, यानी कि पहले अब देखो इस तरह से बनेगा, पहले ऐसे बनेगा
उसके बाद में ऐसे लाइन आएगी, उसके बाद में ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इस तरह से देख लो। इस तरह से कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि इसमें साइड में छोटा सा त्रिभुज दिया हुआ जबकि बीच में आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये नीचे दिया हुआ जबकि ऊपर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 प्रश्न कर लिए, सारे समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर शाम 6 बजे ये क्लास होती है, तो 6 बजे ठीक 6 बजे अपने आप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 6 बजते ही आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो उसमें आपको तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे मान के चलो 22-23 दिन बचे हैं, तो आप आराम से जल्दी जितना भी हो सके कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो प्रश्न नंबर 13। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबके ऊपर प्लस में दिया हुआ है, यानी कि पहले तो ऊपर प्लस में आना चाहिए, तो आंसर इसमें भी प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, इसमें कुछ भी नहीं किया कि पहले ये आकृति थी। ठीक है, इसके बाद में इस लाइन में इसने ऐसे बढ़ा दिया, अगली आकृति में क्या किया, इस यहाँ पर भी बढ़ा दिया बीच वाले में। ठीक है, यहाँ पर भी बना दिया। अब अगली आकृति बनानी है तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर भी बना दिया, अब यहाँ पर भी ऐसे बनाएगा। तो इस ऐसी आकृति कहाँ पे दिख रही है, यानी कि साइड वाले तीनों में बन जाए। तो यहाँ पर देखो इसमें ये तीनों दिए हुए सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक ये दोनों एक्स्ट्रा दिए हुए तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि इधर इस साइड की तीनों लाइनें खाली होनी चाहिए। इसमें भी तीनें भरी हुई है तो ये भी खाली गलत हो जाएगा। अब ये तीनों खाली है और ये तीनों भरी हुई है, यानी कि ये सही हो सकता है, और ये इस साइड की भरी हुई है, मतलब तिरछी साइड में दी हुई है, तो ये गलत हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कैसे दिया हुआ देखो, सबसे पहले ऐसे लाइन है। ठीक है, उसने सबसे पहले दूसरे चित्र में क्या किया, नीचे वाली लाइन को ऐसे उल्टा किया। ठीक है, अब अगली आकृति में क्या किया, इसको भी कर दिया। ठीक है, पहले इसको किया, उसके बाद में इसको किया। अब अगली आकृति में क्या करेगा, इसको भी करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों है, ये सीधी लाइनें होनी चाहिए, और तीनों सीधी लाइनें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 3 नंबर। अब 13 नंबर देख लिया, अब 15 नंबर देख लेते, उसके बाद 14 और 16 देख लेंगे। इसमें देखो एक लाइन है, इसमें यहाँ पर कितनी लाइनें, 2 दे दी, अब 3 हो गई, अब कितनी हो जाएगी, 4 लाइनें हो गई। तो इसमें 2 है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी 2 है तो गलत हो जाएगा, इसमें 3 लाइनें तो गलत हो जाएगा, ये 4 लाइनें हैं तो ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 15 में 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 14 और 16 को। अब यहाँ पर देखो पहले तो इस तरह से दिया हुआ है, अब इसने क्या किया, जस्ट इसको उल्टा कर दिया यहाँ पर, और इसको एक लाइन एक एक्स्ट्रा और जोड़ दी यहाँ पर। अब क्या दिया, यहाँ पर कर दिया तो ऐसा बन गया। अब इस पूरे को वापस से उल्टा कर दिया यहाँ पर देखो, और इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी। अब क्या करेगा, वापस से उल्टा करेगा। ठीक है, तो पहले तो इस पूरे को उल्टा करेगा। तो यहाँ पर देखो उल्टा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर एक ऐसे 0, ऐसे पूरा बता देता हूँ, ऐसे 0, फिर नीचे फिर इस तरह से उल्टा हो जाएगा, इस तरह से उल्टा हो गया। अब ऊपर एक और लाइन जोड़ देगा, पहले नीचे जोड़ी थी, अब ऊपर जोड़ देगा, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कौन सी आकृति दी हुई है, तो यहाँ पर देखो पहले तो गोला नीचे में किस में दिया हुआ है, तो ये ऊपर दिया हुआ है, ये भी ऊपर दिया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगी। ये उल्टा गोला दिया हुआ है, जबकि गोला तो इस साइड ही रह रहा है, न कि इस साइड जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है, उसी में सिर्फ गोला एक साइड दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आकृति है, इसको सिर्फ थोड़ा सा 45 डिग्री घुमाया है, तो यहाँ पर ऐसे आ गया। ठीक है, वापस से 45 डिग्री घुमाया तो ऐसे आ जाएगा। अब वापस से 45 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब ऐसे देख लो, ऐसे लाइन किस में है, तो ये सीधी है, ये गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने ऑप्शन कट करोगे वही आपको फ़ायदा होगा। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि परीक्षा में सर ये ऑप्शन सारे ही गलत है, आपको जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है ना वही आपको आंसर करके आना, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। आपके 80% होंगे, 80 के 80 आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई नहीं भी आता है तो भी करके आ जाना, बाद में अगर वो सही हो जाता है तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी है। OMR शीट में देखो गोले इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे तो इस तरह से ऐसे भर देते हैं, तो ये भी
तरीका गलत है। अब यहाँ पर देखो जैसे कि 1 2 3 और 4 इस तरह से गोले हैं। अब बच्चे किस तरह से भरते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। कई कई का तो मैंने देखा ऐसे भर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई गोले का मतलब ही नहीं है, ठीक है। और कई तो क्या करते हैं कि पहले मतलब इतना थोड़ा सा भर दिया, यहाँ बाद में सोच रहे यार ए नहीं होगा सी होगा, तो वो इसको कट कर रहे हैं और इसको भर रहे हैं। तो इसको भरने से कोई मतलब नहीं है, ये आपका जो कट होगा ना ये बाद में गलत क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर चेकिंग होता है, कोई आदमी चेक नहीं करता। वो तो मान लेगा कि हाँ इसने कट करके ये कर दिया है तो ये सही हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर चेक होता है तो आप कट करोगे ना तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए कुछ भी कट वगैरह नहीं करना है। एक बार जो गलती से भी भर दिया है ना तो वो गलती मान लेना और उसको काटना वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भर दिया है ना वो बस वही रखना, ठीक है। काफ़ी बच्चे तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सिर्फ इतना कर देते हैं, लेकिन आपको अगर सही में गोला भरना है ना तो सही में ऐसे भरना है, यानी कि पूरा दिखना चाहिए और बाहर भी कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा खाली रह रहा है, ठीक है, ऐसे भरना चाहिए ताकि पूरा का पूरा भरा हुआ दिखे, ठीक है। अब आगे देखिए भाग नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि निर्देश 17 से 20 तक है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वर्ग का टुकड़ा दिया गया है या भाग दिया गया है जिसमें और दी गई 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 4। इसमें से कोई एक भाग दूसरा टुकड़ा है, यानी कि पहला एक भाग दिया हुआ और दूसरा भी एक टुकड़ा है, उसका चयन करना है ताकि ये वर्ग पूरा बन जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखते रहना। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब इसको देखिएगा, ठीक है। इसको भरना है तो सबसे पहले तो ये मान के चलो कि इसको ये लाइन है ना इसको वर्ग पूरा बनाना है, ठीक है। अब ये वर्ग बन गया। अब यहाँ पर देखो जो बीच वाली लाइन है जिससे ये कट रहा है उसके ऊपर लाइन बना दो। तो यहाँ पर ऐसे लाइन बना दो, ठीक है, ऐसे लाइन बना दो, ठीक है। यानी कि लाइन कैसे बन रही है, यानी कि इसको तो पूरा करना ही है। अब देख लो अब लाइन कैसे बन रही है, तो यहाँ पर देख सकते हो आराम से, ठीक है। यानी कि पहले ये ऊपर जाएगा, उसके बाद में ये सीधा, इसके बाद में ये ऐसा, बाद में ऐसा, थोड़ा सा ऊपर और ऐसे नीचे, ठीक है। ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो ऊपर ये थोड़ा सा कट है ना, तो इसमें कट नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसमें कट भी है और ये सही हो सकता है, ठीक है। नीचे इसमें तीसरा देखो तो तीसरे ये ऐसे दिया हुआ होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा सीधा दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें भी ऊपर कट नहीं दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 17 नंबर हो गया, अब 18 नंबर देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्या दिया हुआ है, इसको भी पूरा करना है। तो सबसे पहले तो इस तरह से मिला लीजिए ताकि ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। बाद में ऐसे देख लीजिए कि ऐसे बाद में ये सामने वाला दिया हुआ ना इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से कौन सा दिखेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब देखो यहाँ पर जो 2 लाइनें दी हुई है ना ये सीधी दी हुई है, ऐसे ऐसे किया ऐसे किया, यानी कि घुमाया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि ये थोड़ी सी सीधी दी हुई है, यानी कि ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये लाइन ऐसे टेढ़ी दे दी तो ये तो कहीं पे है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये दोनों कोने हैं ना ये ऐसे दे दिए तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो इसमें क्या गलत है, तो इसमें देखो यहाँ पर ये देखो ये वापस से बीच में ऐसे सीधी लाइन दे दी, यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन दे दी तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। बस छोटी सी चीज़ देखनी है आपको, गलती ढूंढनी है। गलती ढूंढ ली तो सही आंसर तो अपने आप मिल जाएगा, गलती ढूंढनी है, गलती ढूंढते ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर देखिए तो ऊपर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको मिलाना है, ठीक है। मिलाते ही आप देखो ऐसे मिलाते ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देख लो ऐसे आकृति कौन सी बन रही है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो ये सही हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा दे दिया, जबकि ये ऊपर चला जा रहा है ना, तो ये अंदर की ओर है ना कि बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है।
तो ये तो बाहर की ओर है, ये भी गलत हो जाएगा, ये ऊपर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसमें, तो इसमें सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, इसको एक ऐसे लाइन बनानी है तो आपका पूरा हो जाएगा। बाद में थोड़ा सा ऐसे ऊपर, ठीक है, ऐसे बाद में ये चित्र बन रहा है, ठीक है, ऐसे। अब ऐसे देख लो तो साइड में दोनों के कोने निकले हुए हैं, तो इसमें भी कोने हैं, ठीक है। इसमें त्रिभुज बना हुआ है, तो ये यानी कि पहला ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरे में यहाँ पर त्रिभुज नहीं बना हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तीसरे में आप पीछे कटे हुए नहीं हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे में देख लो कि ये त्रिभुज बाहर की ओर जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं, चौथा भाग देखते हैं क्या दिया हुआ। निर्देश 21 से 40, निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। पहली 2 आकृतियों पर परस्पर संबंध है। अब यहाँ पर देखो, जो पहली और दूसरी में रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी और चौथी आकृति में होना चाहिए, फिगर्स में होना चाहिए। तो ये कौन सा है, एनालॉजी का है, ठीक है। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, जिसको हिंदी में सादृश्यता भी बोलते हैं, इंग्लिश में एनालॉजी भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक कौन सा है, एनालॉजी का टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले अंदर दिया हुआ है तो ये बाहर आ गया। अब पहले यहाँ पर दिया हुआ तो ये इधर आ गया। अब ये यहाँ पर दिया हुआ तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ऊपर था तो इधर आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड आ रहा है। अब यहाँ पर है तो इधर चला जाएगा, ठीक है, घूम रहा है, ऐसे मान लो घूम रहा है। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पर है तो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो एक आयत ले लो, उसके बाद में इस तरह आ जाएगा। तो अब देखो, नीचे तो होगा नहीं 100%, क्योंकि देखो ये खुद नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका जस्ट उल्टा तो होगा नहीं, तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा। ये साइड वाला सही हो सकता है, तो यानी कि ये सही हो सकता है। इसमें देखो मुड़ा हुआ है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। और ऊपर भी नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज भी हो कि सर यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ठीक है, तो भी अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो इस साइड में कोई भी ऑप्शन दिया हुआ भी नहीं है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, पहला ये दिया हुआ है 21 नंबर, और उसके बाद में 23 नंबर, 22 और 24 नीचे कर लेंगे। बाद में उसको ऐसे घुमा दिया है, ऐसे घुमा दिया है। घुमाएंगे तो इस तरह से सीधा बन जाएगा। वैसे वैसे ये गोला है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये त्रिभुज ऐसे टेढ़े बन जाएंगे और इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लो, त्रिभुज इस तरह से किस में है, तो ये ऑप्शन ए में तो इधर साइड दी हुई, लेकिन पीछे वाली साइड होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी सेम यही है, इस साइड दिए हुए तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो पीछे साइड दी हुई है, यानी कि ये सही हो सकता है। और इसमें भी पीछे साइड दी हुई है, यानी कि ये भी सही हो सकता है। अब पीछे देखो, इसमें प्लस है तो ऊपर में भी प्लस है। यहाँ पर गोले है तो गोले तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गोले थे तो यहाँ पर भी गोले आए। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 22 नंबर और 24 नंबर, ठीक है, अच्छे से देखना। अब देखो, इसमें क्या किया है, एक गोला है नीचे भरा हुआ है। अब इसको क्या किया, जस्ट गोले को उल्टा किया, ऊपर वाला जो खाली है ना, इसको निकाल कर काट के ऊपर उल्टा रख दिया, तो इस तरह से दिखने लगा। अब ये आकृति है तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे है, ये अंदर पूरी भरी हुई है। तो अब इस आकृति में क्या करना है, ऐसे देखो, ये ऊपर वाली खाली है ना, इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यानी कि नीचे वाली तो सेम यही रहेगी। क्या होगा, ये उल्टा करेंगे तो एक मिनट, ये उल्टा करेंगे तो ऐसे बन जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, देखो ये ऐसे बन जाएगी ऊपर वाली, और नीचे वाली तो ऐसे है ही, तो नीचे वाली भरी हुई रहेगी और ऊपर वाली ऐसी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, कौन सा होगा, 4 नंबर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सी होगा नहीं,
ए होगा नहीं क्योंकि सीधा है, और ए की दिशाएं जो अभी मुड़ी हुई है ना ऐसे ही मुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो इस तरह से दिखेगा 4 नंबर। अब आगे देखिए, इसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोनों में एक एक बिंदु है, तो यहाँ पर 3 बिंदु आ गए। अब आयत है, आयत के भी चारों कोनों में बिंदु होने चाहिए, तो यहाँ पर एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, तो तीनों क्रॉस में भी होंगे, तो प्लस वाला तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये बाहर की ओर बिंदु है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 6 टाइप हो चुके हैं, समझ में आपको आराम से आ चुका होगा। अब 7वां पार्ट देखिए, यहाँ पर देखिए 7वां भाग है, क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन है वो 25 से 28 तक के है, 25 से 28 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बने, यानी कि मिरर वाला पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, मिरर वाला, मिरर फिगर पूछा है। अब मिरर में क्या करना है, इस साइड मिरर है, तो आपको ये ऐसी आकृति दी हुई है ना, इसको जस्ट उल्टा करना है, इस तरह से वापस इस तरह से मोड़ना है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये तीर का निशान इधर है, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा। अब तीर का निशान ऐसे देख लो, इसमें किस में दिया हुआ है, तो इसमें पहले ऑप्शन में गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है नहीं, ऊपर दिया हुआ, तो ये भी गलत होता। अब 4 नंबर होगा या फिर 2 नंबर होगा, तो 2 नंबर में देख लो कि गोला, 4 नंबर में गोला नीचे हुआ है, यहाँ पर तो कोई गोला है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो 2 नंबर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5वां देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसको ये गोला ऐसे बन जाएगा, और नीचे एक ऐसे दिया हुआ है तो इसके पास भी ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह में दिया हुआ है, तो ये दोनों दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें इस साइड दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये दोनों टच है ना, ये ऊपर वाला और गोला टच में एक लाइन, और ऊपर वाला बॉक्स टच है, लेकिन टच तो नीचे वाला होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो नीचे वाले से टच है, नीचे वाला जो भाग है, त्रिज्यीय खंड है जो त्रिभुज की तरह बना हुआ है, वो उससे टच है, तो यहाँ पर ऊपर वाले से टच नहीं होगा, नीचे वाले से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये पत्तियाँ खिल रही है, तो इसका भी मुँह इस तरह से होगा, इसका भी मुंह इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मुंह किसका है, तो इसमें देखिए इसमें तो 2 पत्तियाँ ही हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मुंह इस साइड है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें पास में नीचे जो पौधा होता है, उसका गमला होता है, उसमें एक पत्ता गिरा हुआ है, लेकिन इसमें कोई पत्ता नहीं गिरा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन काटो, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें ये तीर का निशान है, तो तीर का निशान तो बीच में ही रहेगा ऐसे। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि तीर उल्टी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, तीर का तो वही का वही रहेगा, क्योंकि दर्पण इस तरह से दिया हुआ ना, हमको इस तरह से चेंज करना है, यानी कि ये लाइन है ना, ये पीछे आ जाएगी इस तरह से, और ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। इसमें कैसे तीर ऊपर दी हुई है, तो यहाँ पर देखो ये तिरछी है तो ये गलत हो जाएगा, गोला है तो ये गलत हो जाएगा, ये तीर ऊपर है यानी कि ये सही होगा, और इसमें तीर टेढ़ी है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, ऐसी आकृति किस में दी हुई है, तो आप आराम से देख सकते हो ऐसी आकृति किस में दी हुई है। ऑप्शन ए में कहीं नहीं बन रही है, ऑप्शन 1 में देखिए ये ऐसे बन रहा है, एक आकृति ऐसे आकृति बन रही है, लेकिन ये तो उल्टी हो गई ना, सीधी तो नहीं बन रही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा तो में चौथे ऑप्शन में तो कहीं पर भी नहीं बन रही। अब दूसरे ऑप्शन में बन रही है, कहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पहली लाइन है ना, ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब इसमें देख लो, इसमें क्या होगा कि इसमें एक त्रिभुज होना चाहिए बीच में, और उसके बाद में ऐसे मान लो ये आदमी है और उसके 2 उधर हाथ है, 2 उधर हाथ है, तो यहाँ पर देखिए बीच में त्रिभुज बनना चाहिए, तो इसमें तो त्रिभुज बन नहीं रहा है, और इसमें भी नहीं बन रहा है क्योंकि उसके नीचे मतलब एक ही तरह बन रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। अब कैसे होगा वो देख लीजिए, तो यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ए बन रहा है ना इस तरह से, और इसके बाद में हाथ ऐसे बन रहे हैं, तो यानी ए ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर अगला देखिए, 30 क्वेश्चन हो गए। अब 31 नंबर देख लेते हैं और 32 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊपर एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज भी बीच में दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसमें त्रिभुज नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें बड़ा त्रिभुज है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा बचा, ये सही हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ये ऐसे बना हुआ है ना, तो बीच वाला ऐसे एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसमें एक त्रिज्यीय खंड दिया हुआ है, यानी कि ऐसे करके ऐसे आइसक्रीम की तरह होता है, और इसमें ऐसे लाइन दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑप्शन कहीं तरह से दिख नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें कोई त्रिज्यीय खंड नहीं बना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये सही हो जाएगा, तो इसमें कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे। ठीक है, इसमें ऐसे भी लाइन आ रही है और ये ऊपर से ये भी जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला भाग देखते हैं, भाग नंबर 9। ठीक है, किसको, भाग नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, 33 से 36 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कागज़ का टुकड़ा दिया हुआ है, उसको प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है, उसको पंच किया जाता है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन करें जो कागज़ के को काटने के बाद खोलने पर वैसी दिखाई रही है। यानी कि पहले तो किसी भी जो कागज़ दिया हुआ है उसको फोल्ड करो, उसको बाद में पंच करो, और बाद में उसी को वापस से ओपन करो, खोल दो, तो किस तरह से दिखेगा। तो सबसे लास्ट टाइम जिसको हमने बंद किया है वही वापस खुलेगा। तो यहाँ देखो, पहले तो सिर्फ इतने भाग को वापस यहाँ पर मोड़ा था, यानी कि यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में ऐसी छोटी सी आकृति है, इसमें भी ये वाला भाग है, इसमें भी यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया। तो अब यहाँ पर देखो कि एक ये आकृति यहाँ पर एक गोला है और एक यहाँ पर है, तो जब इसको वापस खोलेंगे तो ऊपर वाला गोला तो डबल हो जाएगा, ऊपर वाला गोला डबल हो जाएगा, और ये तो सिंगल रहेगा क्योंकि ये यहीं तक था और पूरा तो था नहीं। तो यहाँ पर 3 गोले हो जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ये ऊपर वाली भी पट्टी इतनी तक है, तो यहाँ पर भी 2 गोले बन जाएंगे, यानी कि ऊपर 4 गोले बनेंगे और नीचे 1 गोला बनेगा। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, बाकी डी भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, पहले ये कागज़ है, इसको ऐसे मोड़ा, बाद में इतना बच गया तो इसको ऐसे मोड़ा। अब यहाँ पर बीच में बाहर की ओर कट रहा है, तो वापस खोलेंगे तो यहाँ पर भी बाहर की ओर कटेगा, ऐसे बाहर की ओर कटेगा, और इधर ऊपर भी खोलेंगे तो ये भी बाहर की ओर कटेगा, इसमें भी बाहर की ओर कटेगा। तो यहाँ पर देख लो बाहर की ओर किस में कट रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्या है, पहले इस आयत को ऐसे त्रिभुज की तरह मोड़ दिया, बाद में इसको भी ऐसे खोल दिया। अब यहाँ पर कट किया है तो यहाँ पर भी आएगा, तो वापस खोलेंगे तो एक यहाँ पर भी ऐसे कट आ जाएगा। ठीक है, और वापस से इसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है, इसको ऐसे वापस से खोलेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा इस तरह से, और ये भी ऐसे पूरा हो जाएगा। तो अंदर ये दोनों आ जाएंगे, तो ये ऐसे साइड में तो नहीं होंगे, मतलब इसी साइड में होंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा। ये सीधे भी नहीं होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। टेढ़े भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ठीक है, तो पहले ये वर्ग है, इसको ऐसे मोड़ा त्रिभुज की तरह, बाद में इसको यहाँ पर मोड़ा। अब यहाँ पर क्या किया कि इसको तो ऐसे काटा है और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया। अब वापस से इसको खोलेंगे तो ये एक वापस से ऐसे कट जाएगा और यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा। अब इसको वापस से वैसे खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो एक तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा और एक आड़ा बढ़ जाएगा, मतलब एक यहाँ पर बन जाएगा, इसके पास में ऐसे बिंदु होगा, और एक यहाँ पर बन जाएगा, इसके भी पास में बिंदु होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा पूरा बन रहा है, तो बिंदु यानी कि साइड में आ रहे हैं ना, चारों के साइड में आ रहे हैं, तो ये पास पास में, ये गलत हो जाएगा, ये भी पास पास में, ये भी गलत हो जाएगा। ये 2 और 2 यानी 4 ही है, और बीच में कट भी रहा है और ऊपर ऊपर आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर देखिएगा, वापस से कुछ गड़बड़ हो गई मैं शायद तक, ऐसे लग रहा है। सही है, सही है, गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ पर वापस खोलेंगे तो एक यहाँ पर कट हुआ है ना, एक यहाँ पर और बिंदु यहाँ पर है। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर वापस और यहाँ पर बिंदु आएगा। अब
इसको वापस से खोलेंगे ना तो बिंदु जस्ट इसके पास में आएगा, बिंदु पास में आएगा और ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर भी बिंदु इसमें पास में आएगा और यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। तो दोनों के बिंदु पास में होंगे और ये बाहर की ओर होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट होगा, डी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गलत हो गया इसीलिए वापस करवा दिया। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट पार्ट कौन सा है वो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट पार्ट कौन सा है, निर्देश 37 से 40 क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई है, 1 2 3 4। प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है ये आपको पता करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक तो इस तरह से आकृति बन रही है, यानी कि यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसी आकृति किस में बनी हुई है पहले तो ये देखो, तो इसमें भी बनी हुई है, यहाँ पर देख लो ये भी बनी हुई है। ठीक है, इसमें भी बनी हुई है, ये देखो। ठीक है, इसमें भी ये बनी हुई है, और ये इसमें नहीं बनी हुई तो ये तो कट हो जाएगा। अब पहली आकृति देखी यानी कि चौथा ऑप्शन कट हो गया। अब दूसरा देख लो कि ये जो पास पास में ये बने हुए हैं ना, चतुर्भुजी है, ट्रायंगल तो है नहीं, तो इसमें देखो बीच में ये क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस होने से मतलब 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना कि पूरा बन रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा। और वैसे वैसे ये भी कट कर रहा है तो ये भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि इसमें कैसे होगा, तो बी पीछे बचा है तो बी तो सही हो जाएगा। अब होगा कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहली वाली आकृति तो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों में से एक तो ऐसे बन जाएगी, ये वाली ऐसे। ठीक है, यानी कि ये मान लो, और बाद वाली दूसरी ये आकृति ऐसे बन जाएगी, तो यहाँ पर ये आ गई। और बाद में तीन आधे आधे सर्किल है, ये बाहर की ओर ये आ जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 38 देख लिया, अब 38 नंबर देखते हैं। तो इसमें इसको देख लो, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो कि कौन सा बन रहा है। पहली बात तो किसी में बीच में कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ऐसा आकृति किस में बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसमें भी बन रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसमें तो बन रही है ये ऐसे, इसमें भी बन रही है। ठीक है, इसमें रुको 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 देखो, 1 मिनट रुको। यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है, तो ये देखो ये पास में जाएगा तो ये तो त्रिभुज बन जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ पर बीच में गैप दिया हुआ तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर भी कहीं पर ये आकृति नहीं बन रही तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी ऐसी आकृति कहीं पे बन नहीं रही है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक आकृति से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए है उसमें एकदम सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक भी कर लेते तो बाकी वाला तो एक यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, बाद में ये त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर ऐसे पास पास में डॉट बन दिया और ऐसे। ठीक है, पहला भाग ये आ गया। अब ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, 90 डिग्री वाला, ये ऐसे बन जाएगा ये वाला। ठीक है, बाद में ये आयत अर्ध वर्त है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और पीछे वाली ये आकृति बच गई तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 और 40 नंबर देखते हैं। 39 और 40 देखो, तो पहले तो सीधा यही देख लो कि आप सीधा इनको मैच ही कर दोगे ना, मिला दोगे तो सीधे आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे मैच कर सकते हैं। तो अगर सीधे मैच कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए इन सारों को जोड़ दे तो ये साइड में आएगा, यानी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर ये नीचे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये पास में आया हुआ हो तो ये भी ऐसे पास में आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में ये ऊपर वाला ऐसे घुमाया, ऐसे है, ये त्रिभुज भी बन ऐसे, और इसमें ऐसे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी अंदर की ओर त्रिभुज दिए हुए हैं, इनको भी मिला लो।
इनको भी मिला लो। तो मिलाएंगे तो अंदर तो एक ऐसे वर्ग की ओर बन जाएगा, तिरछा बनेगा, और बाहर की ओर ऐसे त्रिभुज बन जाएंगे, और बीच में देखो सारों की लाइन है तो ऐसे क्रॉस आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी होगा। एक मिनट रुकिए। हाँ, ए नहीं होगा, सी होगा। क्यों होगा? तो उसका भी यही रीज़न है कि ये बीच वाली लाइन है, ये यहाँ पर नहीं दी हुई है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ इसके कारण ये गलत हो जाएगा, बाकी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 40 नंबर में भी तीसरा ऑप्शन हो गया। तो यहीं पे हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, ये यहाँ पर पूरी हो जाती है। 40 क्वेश्चन थे, 40 के 40 मैंने करवा दिए। आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, ज़रूर बता देना। ठीक है, बाकी अभी क्लास 25 जो भी 22-23 दिन बची है, सारी क्लासें अटेंड करोगे। एक ही क्लास होती है, ज़्यादा क्लासें भी नहीं होती, एक ही क्लास होती है, तो आराम से अटेंड कर सकते हो। तो मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले 5 से 6 बजे वाले भी अटेंड करना, और हिंदी मीडियम वाले सिर्फ 6 से 7, 7:30 बजे वाले अटेंड कर देना। इतनी एक ही क्लास होती है, बाकी टेस्ट पर ध्यान देना, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। और मेहनत आपकी बाकी तो फुल की हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी क्लास देखोगे तो और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से करना ये आपको पता चल जाएगा। अब वह संख्या क्या है जिसकी दहाई का अंक 7 है, यानी कि आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसमें इकाई का दहाई का अंक है वो 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 207 0। अब दहाई का अंक क्या मतलब? तो यहाँ पर 207 का मतलब यानी कि पीछे वाला अंक इकाई का अंक, दूसरा वाला अंक होगा वो दहाई का होगा। तो इसमें देखिए, इसमें तीसरा वाला 7 है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पहला वाला यानी कि इकाई का अंक है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें चौथे नंबर पर है यानी कि 1000 वाला है, ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। बाकी वाला पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अब पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दहाई के स्थान पर 7 है, 7 है। सैकड़ा और इकाई यानी कि पीछे वाला और तीसरे नंबर वाला 0 होना चाहिए, तो ये भी 0 है। और हज़ारवें के स्थान पर 5 है, तो यहाँ पर 5 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या है? 649। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको 10th प्लेस दिया हुआ है। आपको बोला हुआ है कि अगर किसी नंबर में 10th प्लेस है वो आपका 7 है, तो वो संख्या कौन सी होगी? तो आप ऑप्शन चेक करोगे ना, वो नंबर कौन सा होगा। तो आप ऑप्शन चेक करते ही 10th प्लेस 7 किस में है, तो 10th प्लेस की जगह 7 किस ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 649 649 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है? तो 1 और 00 यानी कि 100 है, तो इसमें 100 घटाएंगे तो 549। तो 549 ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 98 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो 98 आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। पहले 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 4 बार, ठीक है, यहाँ पर 9 बार। अब 7 का भाग जाएगा तो 7 बार, फिर से 7 का भाग देंगे तो 1, यानी कि 2 × 7 × 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है कि 50 तथा 67 में किसी संख्या का भाग दे, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या का भाग दे ताकि अगर उस संख्या का अगर 50 में भाग दे तो पीछे 5 बचना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर है वो 5 रहना चाहिए। और जो अगर 67 में उस संख्या का डिवाइड करे तो पीछे कितना रहना चाहिए? तो पीछे 7 रहना चाहिए। यानी कि अगर देखो पीछे कितना 50 है, 50 के पीछे 5 रह रहा है, तो 50 में 5 को घटा लो, यानी कि 45 में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और उसी संख्या का अगर 67 में 7 को भी सब्सट्रैक्ट कर देते, घटा देते हुए, तो पीछे 60 बचेगा। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 15 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 60 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, सॉरी मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 45 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 60 का भी पूरा का पूरा भाग जाता है? तो आप कहोगे कि सर 3 तो 3 भी है,
3 में भी पूरा पूरा भाग जाता है, 5 का भी है और 10 का नहीं जाता है क्योंकि 45 में नहीं जाएगा, और 15 का भी जाता है। आप देखोगे भाग दोगे ना, तो जैसे 3 का भाग दिया तो 3 का भाग दोगे 45 में तो पूरा पूरा चल जाएगा और पीछे 5 बचेगा, ठीक है। लेकिन 60 में दो 45, ठीक है। 60 में दोगे तो 60 में भी 20 बार पूरा पूरा जा रहा है। 40 और 20 दिया 60। पचास तथा 67 में किसी संख्या का भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 पीछे बचने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 3 का, देखो 50 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 48 में चला जाएगा शायद, ठीक है। पीछे कितना बचेगा, 2 बचेगा। वही अगर इसमें भाग दोगे तो 66 में चला जाएगा और पीछे 1 बचेगा, यानी कि 3 तो गलत हो जाएगा। 5 का भाग दोगे तो 5 का 50 में पूरा पूरा जा रहा है, पीछे 5 नहीं बच रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। और 10 का तो भाग नहीं जा रहा है। अब पीछे क्या बचा, 15 बचा है। तो 15 में अगर देखो यहाँ पर 15 बचा है, 15 में देखो 50 में 15 का भाग देंगे तो 15 5 45 और पीछे 5 बच जाएंगे, ठीक है। 60 में 15 का भाग देंगे, सॉरी 67 में देंगे तो 15 चौके 60, ठीक है। पीछे 7 बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 15 हो जाएगा। यानी कि 45 और 60 में पूरा पूरा 15 का भाग जा रहा है, और 15 का अगर भाग 50 में देते हैं तो पीछे 5 बच रहे हैं, और 67 में देते हैं तो पीछे 7 बच रहे हैं, ठीक है। बाकी 3 का भी जाएगा, लेकिन 3 का 48 में भी जा रहा है तो पीछे 2 बच रहा है ना कि 5, और 66 में भी जा रहा है तो पीछे 1 बच रहा है ना कि 7, ठीक है। तो यानी कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यानी उसमें ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 36 यानी कि 30 60 36 एंड 90 का एलसीएम एंड एचसीएफ का अंतर होगा, डिफरेंस है, वो आपको ज्ञात करना है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेते हैं, किसका 30 36 30 36 और 90 का, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो इसमें 15 बार चला जाएगा, 36 में 18 बार जाएगा, 90 में 45 बार जाएगा। अब वापस से 2 का भाग देंगे तो इसमें 15 में नहीं जाएगा, तो 15 का 15, 18 में 9 बार चला जाएगा, 45 में नहीं जाएगा तो 45 का 45। अब नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग देंगे तो 15 में 5 बार चला जाएगा, 9 में 3 बार चला जाएगा, और 45 में 15 बार चला जाएगा, ठीक है। आगे फिर से 3 का भाग देते तो 5 में 5 ही रहेगा, और 3 में 1 बार चला जाएगा, 15 में 5 बार चला जाएगा। अब वापस से 5 का भाग देते हो 1 1 1, यानी कि क्या हो रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। अब इसका एचसीएफ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 30 का ले लेते हैं पहले तो 2, यहाँ पर 15, फिर 3 का लेंगे, यहाँ पर 5, फिर 5 का, यहाँ पर 1, ठीक है। वैसे वैसे 36 का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग देंगे तो 18, फिर से 2 का भाग देंगे तो 9, फिर से 3 का भाग देंगे तो 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। वैसे वैसे अब 90 का देखते हैं, तो 90 में यहाँ देख लो, 2 का भाग देंगे तो 45, फिर 3 का भाग देंगे तो 15, फिर से 3 का भाग देंगे तो 5, और 5 का भाग देंगे तो 1। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कॉमन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 1 तो 2 कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, यानी कि 1 3 आ रहा है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी कि 5 भी कॉमन नहीं होगा, तो सिर्फ 2 और 3 कॉमन होगा। तो 180 में 2 गुणा 3 यानी कि 6, 180 में 6 को घटाएंगे तो 174 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 30 36 एंड 90 के एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस कितना होगा, 174 होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, 174 होगा, ठीक है। समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाला देख लेते हैं, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है,
उनका लसाय इतना है तो उनका महसाय कितना होगा। तो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था, यही बताया था, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। अब देखो यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ कितना 168 है, तो यहाँ पर 168, एचसीएफ हमें पूछा है तो यहाँ पर x बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों को पहले से गुणा करके दे दिया कितना 1008, तो यहाँ पर 1008। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा में इधर आते भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 1008 बटे 168। ठीक है, अब दोनों ही किससे कट रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर 9 से काट देते हैं। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 9 से नहीं 3 से ही काट देते हैं। इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 तिया 9, एक बचेगा, 6 तिया 18। इसमें देखो 5 तिया 15, एक बचेगा, 6 तिया 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, एक बचेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, वापस से 4 का भाग इसमें देंगे तो 16 चौके 4 का भाग एक बार जाएगा, फिर 1 और 14 चौके 56। ठीक है, यानी कि 82/14 आ गया। अब 82 में 14 का भाग देंगे तो 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 14 7 82। नहीं 7 बार नहीं जाएगा, यहाँ पर देखो 4 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, एक बचेगा, फिर 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16 होता है 84। 84 में 14 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको काटोगे ना 1080 में, आप सीधा कैलकुलेटर में भाग दे सकते हो, बाकी आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आएगा, क्योंकि ये कटेगा तो पहले तो कटेगा, आप हमने किससे काटा था 3 से काटा, तो 336 बटे 156। ठीक है, उसको भी बाद में 4 से काटा तो 84/14, और 84 में 14 का भाग 7 बार जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 14, एक मिनट रुकिए, 1008/168। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा भले 4 से काटते हैं, पहले 4 से काट देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 5 चौके 20। ठीक है, और पीछे 2 दूनी 4। ठीक है, बटे नीचे कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूनी 42, 4 दूनी 8। अब इसमें देखो भाग देते हैं, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है दोनों में, 8 तिया 24, एक बचेगा, 4 तिया 12। इसमें भाग देते हैं तो 4 एकम 3 एकम 3, एक बचेगा, 4 तिया 12, यानी कि 83 आ रहा है। 8 तिया 24 और एक बचेगा, 4 चौक यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 4 का भाग नहीं दे रहे, 3 का भाग दे रहे, तो 3 चौके 12, तो 84/14। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो 42, 14 14 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 84/14 आ रहा है। ठीक है, तो 84 में 14 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो 6 बार जा रहा है, तो यानी कि इन दोनों का मैसे पे कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इनका गुणनफल आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो पहले तो ये भिन्न दी हुई है, इसको सरल में कन्वर्ट कर दो, तो 21 एकम 21, 21 और 13, यहाँ पर 4 और 3, 34/21, फिर गुणा, आगे देखो 8 चौके 32, 32 और 1 33/8, 33/8, फिर गुणा 14/17, 14/17।
ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये 7 से कटेगा, 7 या 21, ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, ठीक है। ये 3 एकम 3 और ये 11 से कटेगा, 11 तिया 33। फिर ये 8 है, 8 से 8 को 2 से काटा तो यहाँ पर देखो 4 आ गया और ये 2 कट जाएगा। अब ये 4 है, 4 को 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 दूनी 34। फिर 17 से 17 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा ये 11 और नीचे 2, ठीक है। तो 11/2। तो 11/2 की भिन्न अगर अपने बनाएंगे तो 2 का भाग देंगे तो 5 बार तो पूरा चला जाएगा, 1 बचेगा और पीछे बटे 2 यानी 5 सही 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, अब इसको समझिएगा। इसमें किसका मान 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि सबका अगर आपस में ऊपर नीचे कट जाता है तो उनका मान 1 के बराबर में आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉइंट कट रहा है या नहीं कट रहा है, क्योंकि संख्याएं तो सारी की सारी कट रही है लेकिन पॉइंट बचेगा या नहीं बचेगा, पॉइंट हमें काटना है, किसी भी तरह से पॉइंट काटना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ 0.506 गुणा 30/506 गुणा 3। अब देखो ऊपर 3 जीरो, पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो लगा लो, नीचे कितने 3 जीरो लगा लो तो ऊपर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 506 गुणा 3 और नीचे कितना बचेगा 506 गुणा 300। तो ये तो गलत हो जाएगा, 300 ऊपर नीचे दोनों 3 बचता तो कट जाता, अब 300 है तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं 0.506 गुणा 30/5.06 गुणा 3। अब इसको कैसे काटोगे तो यहाँ पर देखो इसमें काटने से कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। नीचे देखो ऊपर पॉइंट के बाद में कितने अंक है तो पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो लगा लो, नीचे पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लो। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा 506 गुणा 3 और नीचे भी क्या बचेगा 506 गुणा 3 और ये दोनों आपस में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी आंसर तो हमारा आ चुका है, ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी वाले भी आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देख लो कि इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको पता है, सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, छोटे वाले कोष्ठक को सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ तक सोल्व करेंगे तो 26 में से 6 को घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब मझले कोष्ठक को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो 22 में से 20 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, मझला कोष्ठक भी सोल्व हो जाएगा। अब मोजला कोष्ठक घटेगा तो पीछे 5 से 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ गया 10। और बड़े कोष्ठक में क्या है +15, तो 10 में 15 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। और बाहर क्या है 25 भाग कोष्ठक में क्या है, कोष्ठक में भी 25 आया तो 25, तो 25 में 25 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बस पीछे से मतलब कोष्ठक को हल करते आना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए कि कोई रेलगाड़ी है जो 6 घंटे 30 मिनट में यात्रा तय करती है, उसके बाद निर्धारित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, यानी कि जहां पर उसको पहुंचना है वहां पर वो पहुंच जाती है। कितने बजे, 9 बजे पहुंच जाती है। और उसमें यात्रा का समय कितना लगता है तो 9 बजे लगता है, तो 9 बजे का मतलब कि 8:60 उसमें लगते हैं। अब उसमें टोटल समय कितना लिया, तो समय उसने लिया था 6 घंटे 30 मिनट का, तो इसमें 6 घंटे 30 मिनट घटा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया। इसमें घटाओगे तो 30 मिनट और 2:30 पर उसने चलना प्रारंभ किया था। अब ये अपराह्न यानी कि दोपहर वाली, ठीक है, दोपहर के 2:30 बजे रवाना होगी तभी रात को पहुंचेगी, ठीक है, रात को 9 बजे पहुंच जाएगी, तो इसमें अपराह्न आएगा, प्रातः नहीं आएगा। प्रातः यानी कि रात के जो आधी रात को जो 3:30 बजे है ना, उसमें अगर उसमें रवाना होती तो 6 घंटे यानी कि सुबह 10 बजे तक पहुंच जाती।
अब यहाँ पर आगे देखो 50 हो गया, 51 नंबर देखते हैं। ठीक है, 51 नंबर देखो कि 729 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल दो तरीके से, पहला तो मैंने आपको कहा है कि याद करके रखो, अगर याद नहीं है तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 729, इसमें अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आते हैं, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का नहीं जाता है। ठीक है, 3 का देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब वापस से 3 का भाग जा रहा है तो 8 तिया 24, 3 एकम 3, वापस से 3 का भाग जा रहा है तो 27 तिया 81, वापस से 3 का भाग जा रहा है तो 9 तिया 27, फिर 3 का भाग जा रहा है तो 3 एकम 3, फिर 3 का भाग रहा है तो 3 एकम 3, यानी कि क्या फैक्टर बन गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो दो जोड़े बना लो, अगर घनमूल ज्ञात करना है तो 3 के जोड़े बना लो। तो यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 के जोड़े बना लो, 1 2 और 3, यानी इस जोड़े से 1 3 आएगा, गुणा इस जोड़े से आएगा तो 3, गुणा इस जोड़े से आएगा तो 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 5 कलम है, उसका मूल्य 15 पेंसिल के बराबर है। 5 कलम है, उसका 15 पेंसिल के बराबर में है, तो 90 पेंसिल के बराबर में किसका मूल्य होगा। अब 15 के 90 कितने हैं, 6 गुना है, तो इसके भी 6 गुना कर दो तो 15 के बराबर 30 पेन का मूल्य 15 के बराबर में हो जाएगा, मतलब 90 पेंसिल के बराबर में हो जाएगा। अब देखो 15 के 90 कितने हैं, 6 गुना है, तो इसके भी 6 गुना ज्ञात कर लो। तो 15 को 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, x का मान ज्ञात करना है। यदि x का 50% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है, तो ये भी तो बहुत ही सरल है। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख लो कि 1 मिनट, ठीक है, पहले x का 50% यानी कि 50/100, ठीक है, प्लस ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको एकदम दूसरा कलर लेते हैं। इसमें ट्राई करते हैं, ये भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये x का 15% यानी कि x का 50% है, यानी कि 50/100, इसमें प्लस 75 का 16% यानी कि 75 का 16%, ये 16%, 16/100 बराबर मान कितना है, मान 16 है तो 16। अब यहाँ पर ज्ञात कर लो, तो यहाँ पर देखो 16% ज्ञात करेंगे तो ये दोनों 25 से कट जाएंगे तो 3 बार, ये 4 बार, ये 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, यानी कि ये कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो x गुणा 5/10 प्लस 12 बराबर 16। अब ये प्लस में है, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस करेंगे तो पीछे 4 बचेगा, यानी कि x गुणा 5/10 बराबर 4। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये गुणा में आ गया। ठीक है, ये 10 गुणा में आएगा, और नीचे 5 है वो भाग में आ जाएगा, तो 5 से 10 कटने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब 2 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना है, 8 होगा। अब देखो 75 का 16% कितना आ रहा है, तो 75 का 16% आ रहा है 12। ठीक है, और 12 में क्या जोड़े, 12 में क्या जोड़े ताकि 16 आ जाए, तो आपको पता है 8 को जोड़ेंगे, अब सॉरी 4 को जोड़ेंगे। अब हमें तो पूछा है कि वो 4 है, ये उस संख्या का 50% है, यानी कि आधी संख्या है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 होगी। आधी संख्या अगर 4 है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो यहाँ पर 8 है वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, एक बच्चे के खिलौने को 10 रुपये प्रति की दर से खरीदा गया और 9 रुपये प्रति की दर से
बेचा गया तो हानि क्या होगी, तो हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो हानि आएगी बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितनी हुई, अगर 10 में बेचा और 10 में खरीदा और 9 में बेच दिया तो 1 रुपये की हानि हुई। तो 1 बटे क्रय मूल्य, खरीदा कितने में 10 का, तो यहाँ पर 2 बटे 10 गुणा 100, तो यहाँ पर 100, 0 से 0 कटेगा, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला आंसर देखिए कि 600 का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल 600 इंटू 12 इंटू 5/100, 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 12, 6 और 5 को गुणा करो तो 6 और 5 30 गुणा 12। अब 30 का 1 जीरो पहले से लिख लो, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि 360 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक साइकिल सवार है वो 6 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखो 6 किलोमीटर में 2.4 किलोमीटर की दूरी करता है, तो उसकी गति क्या है, चाल क्या है, तो चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूरी कितनी है, तो दूरी 2.4 है, यहाँ पर 2.4, 1 मिनट, 2.4। अब देखो बट्टे का मतलब भाग होता है, तो भाग टाइम कितना है, तो टाइम 6 मिनट है, 6 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60, 6 मिनट है तो बटे 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे 60 कर दिया, तो यानी कि 6 बटे 60। अब ये देखो 6 बटे 60 यानी कि 1 बटे 10 आ जाएगा, यानी कि 2.4 में 1 बटे 10 का भाग देना है। जब भी भाग देते हैं तो पीछे अगर भाग को पहले तो गुणा वाले निशान में कन्वर्ट करते हैं तो पीछे वाली फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2.4 गुणा 10 बटे 1, तो 10 को 2.4 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 240, बाद में पॉइंट 1 अंक के बाद में आएगा, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद में आ जाएगा, तो क्या होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर मीटर है, गलत हो जाएगा, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हार्ड है, कि एक ए आदमी है वो किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, यानी कि टोटल काम x मान लो, उसका 2/5 भाग कितने दिनों में करता है, तो उसका 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। तो वो पूरा काम कब करेगा, तो ये 5 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो यहाँ पर देखो 10 गुणा 5/2, तो 2 से 10 कटेंगे 5 बार, 5 25, यानी कि ए पूरा काम कितने दिनों में करता है, तो ए पूरा काम 25 दिनों में करता है। तो बी कितने दिनों में करेगा, तो बी भी इसी तरह ज्ञात करो, 1/3 बराबर 5, तो यहाँ पर 3 गुण भाग में उधर जाते गुणा में, तो x बराबर 15 दिन, यानी कि ए कितने दिनों में करता है 25 दिन में, बी 15 दिन में कर देता है। ठीक है, अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो वो कितने दिनों में करेंगे, तो मैंने पहले क्या कहा था, यहाँ पर देखो ए कितने दिनों में करता है, ए करता है 25 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है, बी करता है 15 दिनों में। सबसे पहले ये ज्ञात करो कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, तो एक दिन में 1/25 करेगा, और 15 बी कितना करेगा 1/15 करेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 25 50, 25 75 75 आ जाएगा, 75 में 15 के भाग जा रहा है तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 25 का भाग देंगे तो 3 3 प्लस इसमें भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा 5, तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 8/75। अब ये एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम करते हैं, तो टोटल काम कितना करेगा, तो अभी देखो पहले तो टोटल दिन थे तो उसको उल्टा किया था, अब वापस से ये एक दिन वाला आ गया तो इसको वापस से उल्टा करेंगे तो पूरा दिन आ जाएगा, तो यहाँ पर 75/8। अब 75 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, तो 8 9 72 होता है, 9 बार तो पूरा चला जाएगा, और पीछे 3 बचेंगे /8, 9 सही 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। बाकी ये क्वेश्चन है इस बार का सिलेबस में नहीं दिया हुआ, पहले ही बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आता है तो मैं छोड़ नहीं सकता, आपको समझाना पड़ता है तो समझा दिया मैंने आपको। अब देखो
एक व्यक्ति है अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है 16 और 9 मीटर, उसके बदले उसके समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। वर्गाकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा? अब देखो ये आयत है, ठीक है, इसकी भुजा कितनी है 16 लंबाई और चौड़ाई 9, तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल होगा 16 गुणा 9, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसी के बराबर में वो एक समान वर्गाकार क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्लॉट बनाना चाहता है, यानी कि उसका भी क्षेत्रफल यही होगा, ठीक है, तो उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? 16 गुणा 9, एक मिनट, कितना होगा? 16 को 9 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 9 54 हासिल 5, 9 और 5 14, यानी कि 144 आ गया। अब 144 ही आयता जो वर्गाकार है उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? 144 है, तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? भुजा स्क्वायर। तो हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है, इसको अंडर रूट में बदल दो 144, तो 144 किसका होता है? 12 का वर्ग होता है, तो 12 उसकी आयताकार जो वर्गाकार प्लॉट है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, यानी कि ये एक वर्गाकार प्लॉट है, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 12। अब उसका पूछा है कि उसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा कितनी? 12 है, तो 12 12 चौके 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे 59 देख लीजिए, ठीक है, 30.4 मीटर लंबे और 22.6 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर 10 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने का व्यय क्या होगा? अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 30.4 मीटर लंबा है और 22.6 मीटर चौड़ा है। अब इसके चारों ओर घेरा लगाना है, यानी कि इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है? 30.4 प्लस चौड़ाई कितनी है? 22.6, ठीक है, तो 30.4 और 22.6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 और 31 पॉइंट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा, 6 और 4 10, एक हासिल, तो यहाँ पर 2 का 3 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 53 आ रहा है, ठीक है, कोष्ठक में कितना आ रहा है? 53। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 और 5 दूनी 10, यानी कि 106 इसका परिमाप आ रहा है। कितना आ रहा है? 106। अब एक की कीमत कितनी है? 10 पैसे है, यानी कि अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पैसे है, तो उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, नीचे 1 जीरो बचा, यानी कि एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.1 आ जाएगा। तो इसको 0.1 से गुणा करेंगे तो यानी कि 106 ही आएगा, और 0.1 अंक के बाद में लगेगा, यानी कि 10.6 रुपये हो जाएगा। तो 10.6 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन मैथ का देख लेते हैं, ठीक है, ये आपको दिया हुआ दंड आलेख। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि विद्यार्थी द्वारा चारों विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किए गए? तो इसमें हिंदी में 65 किए गए, तो यहाँ पर 65, सामाजिक में 50 किए गए, तो यहाँ पर 50, विज्ञान में 60 किए गए, तो यहाँ पर 60, और इसमें गणित में 75 किए गए, तो 75। चारों का योग पूछा है तो जोड़ दो, 5 और 5 10, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 250 अंक प्राप्त किए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर गणित भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर क्लास छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, उससे पहले वो कमेंट में जाए अपना नाम लिख दें और आपको कितने मार्क्स आए ये ज़रूर बता दें। हिंदी मेंटल एबिलिटी में और मैथ्स में आपको कितने मार्क्स आए ये बता दें, और अगर आपने इंग्लिश की क्लास भी देखी है तो उसमें आपको कितने आए थे वो भी यहाँ पर काउंट करके बता सकते हो, और बाद में टोटल 80 में से कितने आए ये भी बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स भी क्लियर होती है। अब हमारा हिंदी का पार्ट बचा हुआ है तो हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी का पहला पैसेज, ठीक है, अनुच्छेद फर्स्ट, पैसेज फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन क्या है? रात के ... बजे है, कितने बजे है? 9 बजे है, 10 बजे है, 8 बजे है या फिर 7 बजे है। रात में किस जगह शोर से कार्य चल रहा था? किस जगह चल रहा था? किसी फैक्ट्री में, किसी मकान में, अखबार के दफ्तर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आधुनिक में ऑटोमेटिक
मशीनों पर अखबार छपना शुरू होगा। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि ऑटोमेटिक है, रेखांकित यानी कि ऑटोमेटिक शब्द है, उसके नीचे रेखा दी हुई है तो रेखांकित शब्द हो गया। शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑटो से चलने वाली मशीन या फिर चमत्कारी मशीन या फिर स्वचालित मशीन या फिर इनमें से कोई नहीं। अखबार दूर दूर भेजे जाएंगे। कितने बजे भेजे जाएंगे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। हम अखबार पढ़ते हैं तो सोने की तैयारी करते हैं। कौन सोने की तैयारी करते हैं, पक्षी, प्रिंटर, कर्मचारी या प्रेस का मालिक। अब देखिए क्वेश्चन पैसेज पढ़ते हैं तो यानी कि रात के 8 बजे है भाई, कितने बजे, 8 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले का सी हो जाएगा। आसमान का गहरा रंग हो चुका है लेकिन एक भवन में जोर से कार्य चल रहा है। यह एक अखबार का दफ्तर है। क्या है, अखबार का दफ्तर है, यानी कि किसमें काम जोर जोर से चल रहा है, अखबार के दफ्तर में, यानी कि 62 का 3 नंबर सही हो जाएगा। अब देखो अगले दिन छपने वाले खबरों जमा हो चुकी है, छपाई के लिए तैयार है। प्रिंटर अपनी आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनों से 2-3 घंटों में ही अखबार छापना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद चलता है, ठीक है। ऑटो से चलने वाली मशीन नहीं, ऑटो मतलब खुद, और ऑटोमेटिक यानी खुद से चलने वाली मशीन यानी कि स्वचालित होता है। तो ऑटो का मतलब, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, स्वचालित होता है। ऑटो से चलने वाली नहीं, चमत्कारी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑटो से स्वचालित यानी कि खुद चलती है अपने आप, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अखबार छापना शुरू कर देती है। अगली सुबह 4 बजे तक अखबार दूर दूर तक भेज दिए जाएंगे। कितने बजे अखबार भेज दिए जाएंगे, हमें पता है कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कितने बजे अखबार भेजे जाएंगे, तो सुबह 4 बजे, यानी कि इसमें भी ये आपका राइट हो जाएगा। सुबह सोकर उठने के पश्चात जब तुम अखबार पढ़ रहे होंगे तब ये प्रिंटर सोने की तैयारी कर रहे होंगे। तो कौन सोने की तैयारी कर रहा है, तो प्रिंटर कर रहे हैं, तो इसका प्रिंटर हो जाएगा। तो सिंपल पैसेज था। पहले 8 बज चुकी है, रात में ज़ोर ज़ोर से कार्य अखबार की फैक्ट्री में चल रहा है, दफ्तर में चल रहा है। ऑटोमेटिक का मशीन मतलब स्वचालित, अखबार दूर दूर सुबह 4 बजे भेजे जाएंगे। और जब हम अखबार पढ़ रहे होते हैं तो ये प्रिंटर है वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रिंटर रात भर चलते रहते हैं, काम करते हैं, बाद में वो आराम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हाँ, अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राजा की समस्या थी, क्या समस्या थी, लड़ाइयाँ, राजनीति, दुर्भिक्ष या फिर बाढ़ें, ठीक है। बाढ़ मतलब कि ज़्यादा पानी, बरसात हो जाती है ना तो बाढ़ हो जाती है ना, तो वो बाढ़ें, ठीक है। 67 नंबर, किसी कथन से प्रकट होता है कि राजपूत राजा किसी प्रजा को प्यार करता था। किस कथन से ये स्पष्ट होता है कि वो राजा है वो अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो राजा ने जब अपने बच्चे को नर्मदा में दान देने के लिए कहता है, जब उसकी प्रजा के लिए अन्न के सरकारी भंडार खोल दिए जाते हैं, उसने पड़ोसी राज्यों पर दबाव डाला कि वे भोजन का दान करें और भूखों को भोजन कराने के लिए उसकी शिविर खोलें, ठीक है। कौन सी बात से ये प्रकट होता है कि वो राजा है वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता है। 68 नंबर, जब सूखा पड़ता है तो बहुत वर्षा होती है, यानी कि सूखा पड़ता है तो बहुत वर्षा होती है। धरती सूख जाती है और चटक जाती है, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, यानी कि खुश होते हैं। जब सूखा पड़ता है तो खुश होते हैं, लोग बीज बोते हैं, कौन सा सही होगा। राजा ने नर्मदा से प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, अनाज के लिए, दुर्भिक्ष के लिए, एक बच्चे के लिए, वर्षा के लिए, किसके लिए प्रार्थना की। दुर्भिक्ष का अर्थ क्या है, तो दुर्भिक्ष का अर्थ सूखा है, अकाल है या फिर अन्न की कमी है या ये सभी है। अब देखिए पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद में उसके साथ साथ आंसर देते चले जाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार एक मालवा में एक राजपूत राजा रहता था। उसका छोटा राज्य था, हलचल रहित, शांतिपूर्वक था, यानी कि विशेषकर लड़ाइयाँ, राजनीतिक समस्याएं नहीं थी, यानी कि ये उनको समस्या नहीं थी। इसीलिए उसके जीवन का उद्देश्य था कि प्रजा को प्रसन्न रखे।
यानी कि उसकी समस्या नहीं थी, क्या नहीं थी, एक तो राजनीतिक समस्या नहीं थी और लड़ाइयाँ नहीं थी। तो यहाँ पर ये राजनीतिक समस्या भी नहीं थी और लड़ाइयाँ भी नहीं थी और राजनीतिक समस्याएं भी नहीं थी। आगे देखो, वहाँ पर बाढ़ भी नहीं आई थी, तो ये बाढ़ भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे पैसेज पढ़ लेते तभी आपको समझ में आएगा। एक साल वहाँ पर बड़ा सूखा पड़ा। सूखा पड़ने का मतलब वहाँ पर बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है, ज़मीन पूरी सूख चुकी है, खेत सूख गए, चटक गए, पेड़ गंजे हो जाते हैं, धरती पर किसी भी प्रकार के फूल फल या फसलें नहीं बचती है। राजा चिंतित था और अपनी प्रजा को दुर्भिक्ष से कैसे बचाया जाए। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ चुका था, अकाल पड़ चुका था, वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी काफ़ी महीनों से, और वहाँ पर कोई खेती नहीं हुई, किसी प्रकार के फल नहीं हुए, फसलें नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुए, पेड़ भी सूख गए थे। तो वहाँ पर ज़मीन है वो पूरी सूख चुकी थी। जब सूखा पड़ता है तो बहुत वर्षा होती है, गलत है, क्योंकि वर्षा तो थी नहीं, धरती सूख जाती है और चटक जाती है, ये सही हो जाएगा। लोग दुखी होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, और लोग बीज तभी बोएंगे जब वर्षा होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 68 नंबर है ना, 68 नंबर में दूसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, वह नर्मदा के पास गया, नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी के पास गया, झुका और प्रार्थना की, हे पवित्र नर्मदा, हमें वर्षा का वरदान दो, मेरी प्रजा दुर्भिक्ष से बचाओ, मैं तुम्हें अपना पहला बच्चा दान कर दूंगा। तो ये एक वाक्य है ना कि मैं अपना पहला बच्चा तुझे दान कर दूंगा, तुम वर्षा कराओ और मेरे प्रजा को बचाओ, दुर्भिक्ष से बचाओ, इस अकाल से बचाओ। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन था कि राजा किस कथन से ये स्पष्ट हो जाता है कि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता है। तो यही कथन है कि अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी और कहा कि प्रजा की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसने कह दिया कि मैं अपना पहला बच्चा दान कर दूंगा, तुम वर्षा करा दो, बारिश करा दो, ताकि ये समस्या दूर हो जाए। ठीक है, थोड़े दिनों के समय आकाश में बादल घिर गए, भारी वर्षा हुई, गीली धरती पर हल चलाया गया, बीज बोए गए और कुछ महीने बाद भरपूर फसल हुई और लोगों ने खूब आनंद मनाया। ठीक है, तो राजा ने नर्मदा से क्या प्रार्थना की, वर्षा के लिए की थी, यानी कि वर्षा कराओ, तो इसमें भी वर्षा हो गया। दुर्भिक्ष का अर्थ क्या था, तो दुर्भिक्ष का अर्थ अकाल था, यानी कि अकाल पड़ गया था। अब देखो, राजा की समस्याएं नहीं थी तो बाढ़ नहीं आई थी, तो बाढ़ तो नहीं थी, राजनीतिक लड़ाइयाँ और समस्या और लड़ाइयाँ भी नहीं थी, तो दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़ा था, ये राजा की समस्या थी। यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, यानी कि राजा ने अपने पुत्र को दान दे दिया। दूसरे में सूखा पड़ता है तो धरती सूख जाती है और चटक जाती है, नर्मदा नदी से राजा ने क्या मांगा, तो वर्षा के लिए प्रार्थना की। दुर्भिक्ष का अर्थ क्या है, तो दुर्भिक्ष का अर्थ है अकाल। ठीक है, आगे देखो। 2 मिनट रुकना। अब देखो तीसरा पैसेज देखते हैं। समुद्र के किनारे रहता था, कौन रहता था, मगरमच्छ, एक मछुआरा, एक बंदर, एक शिकारी। तो कौन सा था, मछुआरा था, क्या था, बूढ़ा था, दुर्बल था, निर्धन था, या सभी। निर्धन का मतलब गरीब, दुर्बल का मतलब कि उसके पास मतलब कि बल नहीं है, हिम्मत नहीं है, मतलब कि बल नहीं है, ताकत नहीं है, दुर्बल है। ठीक है, वह अपना जाल देकर समुद्र की ओर निकला। वह अपना जाल लेकर समुद्र की ओर निकला। कब निकला, सूरज के चढ़ जाने के बाद में, सूरज डूबने के बाद में, पो फटने से बहुत पहले, पो फटने के बहुत बाद। ठीक है, एक दिन समुद्र से जाल खींचा तो जाल हल्का था, जाल बहुत भारी था, जाल सामान्य लगा या जाल सामान्य से अलग था। मछुआरे ने दोगुने जोश से जाल खींचा, क्योंकि उसे लगा कि जाल में बहुत बड़ी मछली फंसी है, कुछ गड़बड़ है, या कहीं राक्षस तो नहीं है, या आज तो खैर नहीं है। अब देखो, एक समय की बात है, समुद्र के किनारे बसे एक गांव में मछुआरा रहता था। कौन रहता था,
मछुआरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। यह अत्यंत बूढ़ा और दुर्बल था, यानी कि बूढ़ा भी था और उसके पास बल भी नहीं था, तो बूढ़ा भी था, दुर्बल भी था और निर्धन भी था, गरीब भी था। ये इतना निर्धन था कि वो मुश्किल से अपनी पत्नी और 3 बच्चों का पेट भर पाता था, यानी कि गरीब भी था, तो इसके ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दुर्बल भी था, निर्धन भी था और बूढ़ा भी था, तो इसके चारों सही है। ठीक है, आगे देखो, वह प्रतिदिन पो फटने से बहुत पहले ही अपना जाल लेकर समुद्र की ओर निकल जाता था, यानी कि पो फटने, सूर्य से पहले लाली होती है ना, वो होने से पहले ही वहाँ पर चला जाता था, पो फटने से पहले चला जाता था, तो यहाँ पर पो फटने से बहुत पहले चला जाता था, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए कि एक दिन सुबह समुद्र तट पर पहुंचा तो पूरे समुद्र पर चांदनी फैली थी। मछुआरों ने अपना अपना जाल उठाकर समुद्र की ओर फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल को तट की ओर खींचा तो उसे काफ़ी भारी प्रतीत हुआ। क्या प्रतीत हुआ? काफ़ी भारी हुआ, बहुत भारी प्रतीत हुआ, जाल बहुत भारी लगा। तो उसने खींचा तो क्या लगा? बहुत भारी लगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लगता है कि आज बहुत बड़ी मछली फंसी है, तो उसको क्या लगा? यह सोचकर वह दोगुने जोश में जाल खींचने लगा। जब वो दोगुनी जोश से जाल खींचने लगा तो उसने क्यों खींचा? क्योंकि उसे लगा कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। इसी से उसने अपने जितना भी जोर था उसको डबल कर दिया, दोगुना कर दिया और उसे दोगुने जल से जोर से खींचने लगा। अब लास्ट पैसेज बचा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखना कि जब एक व्यापारी ने भगवान बुद्ध को गालियां दी तब वे चुप रहे, वे नाराज हो गए, वे मुस्कुराने लगे या फिर उन्होंने व्यापारी को भोजन दिया। व्यापारी के गालियां देने पर भी भगवान बुद्ध ने उसे भाई कहकर पुकारा। इससे भगवान बुद्ध के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? यानी कि उसका चरित्र उनका कैसा था? ये महान थे या फिर चतुर थे या फिर कायर थे या फिर उदासीनता थे, यानी कि उदार भाव रखते थे, प्रेम भाव रखते थे। ठीक है, आगे देखिए, व्यापारी ने महसूस किया कि उनको गालियां देना बेकार है क्योंकि वह गालियां देते देते थक गए थे। भगवान बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा, वह अपने आप को होशियार समझने लगा। चौथा प्रश्न क्या है? इस अनुच्छेद द्वारा लेखक क्या प्रस्तुत करना चाहता है? व्यापारी की मूर्खता, भगवान बुद्ध की चतुराई का वर्णन, भगवान बुद्ध की सहनशीलता और व्यापारी का अक्कड़पन। ठीक है, किसको सिद्ध करना चाहता है वो पैसे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। भगवान बुद्ध के उत्तर का प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? व्यापारी ने प्रण लिया कि वह कभी किसी को गाली नहीं देगा। गालियों को भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। व्यापारी और अधिक नाराज हो गया और भगवान बुद्ध चुप हो गए। क्या प्रभाव पड़ा वो अभी पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद अब लास्ट है, तो देखते हैं कि कौन सा आंसर किसका होगा। तो एक दिन एक व्यापारी ने भगवान बुद्ध के पास गया, उनको गालियां देने लगा। व्यापारी ने बहुत अधिक गालियां दी लेकिन भगवान बुद्ध बिल्कुल चुप रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जब उन्होंने गालियां दी तो भगवान बुद्ध बिल्कुल चुप रहे, यानी कि कुछ भी बोले नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध बिल्कुल चुप रहे। व्यापारी ने जब गालियां देना बंद कर दिया, ठीक है, गालियां देते देते वो मतलब कि अगर आप किसी को गालियां दे रहे हो, वो आपको मतलब कि बोला भी नहीं रहा है, आपसे बात भी नहीं कर रहा है, वो अपने काम में मगन है, तो आप भी कहोगे मैं किसको गालियां दे रहा हूँ, वो तो सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, भाई क्या आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, यानी कि कोई मेहमान आते हैं? ठीक है, तो उसने उत्तर दिया, हाँ आते हैं। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या आप उन्हें भोजन देते हो, यानी कि कोई मेहमान आते हो तो भोजन देते हो? तो उसने कहा हाँ देते हैं। ठीक है, तो व्यापारी बोला। तब भगवान बुद्ध ने फिर से पूछा, मान ले कि आप अतिथि को जो कुछ दे रहे हो वो उसे स्वीकार नहीं है, यानी कि आपने जो उसको खाना पिलाया खिलाया है
यानी कि खिलाने के लिए जो कुछ बनाया है वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसने उसको स्वीकार नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे? तो व्यापारी ने उत्तर दिया, आपका प्रश्न कितना हास्यपद है, यानी कि कितना हंसने वाला है। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि नहीं करेंगे, अगर वो खाएंगे नहीं, मैंने जो बनाया वो अगर नहीं खाएंगे तो वह हमारे पास ही रहेगा, यानी कि हम खा लेंगे। ठीक है, वो अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हम ही रख लेंगे। तब भगवान बुद्ध ने धीरे से कहा, जो कुछ आप मुझे दे रहे थे वह अब आपके पास ही है, यानी कि इतनी देर से जो गालियां दे रहे थे मुझे, वो मैंने तो स्वीकार नहीं किए, अब आपके पास ही वो गालियां हैं। ठीक है, तो वो उसको समझ में आ गया था, वो थोड़ा सा मतलब कि जो उसमें गुस्सा था या अक्कड़पन थी वो पूरा चला गया था, उसको समझ में आ गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपके पास ही है। भगवान बुद्ध ने इतना कहते ही व्यापारी बहुत ही लज्जित हो गया। क्या हो गया? लज्जित हो गया, और उसने प्रण लिया कि भविष्य में कभी भी बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। इस चीज़ से क्या आपको शिक्षा मिली, ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत ही अच्छी कविता थी भगवान बुद्ध की। तो भाई का कहकर पुकारने का भगवान बुद्ध की कौन सी चतुरता का प्रदान करता है? तो महान तो वैसे भी थे, ठीक है, चतुर नहीं थे। चतुर का मतलब कि जैसे कोई हम चतुरता ही प्रदान करते हैं ना, जैसे कि किसी के साथ बुरा भी हो रहा है तो हम चतुर बनते हैं कि होने दो, या फिर हम अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं। तो इसमें फ़ायदा नहीं दे, वो कायर भी नहीं थे, लेकिन वो उदार भाव थे, वो सबसे प्रेम भाव रखने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में व्यापारी ने महसूस किया कि उनको गालियां देना बेकार है। क्यों? क्योंकि वो गालियां देते देते थक गए थे। भगवान बुद्ध ने उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया था। भगवान बुद्ध ने उनको कोई भी उत्तर नहीं दिया था, इसीलिए वो गालियां देते देते मतलब गालियां देना बेकार समझ लिया। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद द्वारा लेखक को क्या प्रस्तुति मिली? तो मूर्खता, व्यापारी का मूर्खता का प्रदान हुआ, भगवान बुद्ध की चतुराई का प्रदान हुआ, चतुराई का वर्णन हुआ, या भगवान बुद्ध की सहनशीलता का हुआ, या व्यापारी का अक्कड़पन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि जब वो गालियां दे रहा था तब भी वह सहन कर रहे थे और चुपचाप सुन रहे थे, यानी कि सहन कर रहे थे। तो सहनशीलता होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति बुरा भला कहते तो आप भी उसमें अपनी उसकी भाषा में वो गालियां बोल रहा तो आप भी गालियां ही बोल रहे हो। ठीक है, सहन शक्ति नहीं है, सहन करने की आप में क्षमता नहीं है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है कि मतलब कि लेखक ने कहा है कि उन्होंने उनके पास बहुत सहनशीलता थी। उन्होंने आराम से उसको जवाब दिया, पूरी कहानी बताई, और बाद में कहा कि अगर मैंने गालियां स्वीकार नहीं की है तो वो गालियां किसके पास है? आपके पास ही है। भगवान बुद्ध के उत्तर से क्या प्रभाव पड़ा? तो व्यापारी ने प्रण ले लिया कि वह भविष्य में या आगे कभी भी गालियां नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, कैसे करना है, क्या करना है, अभी बता देता हूँ वापस से। सबसे पहले अपना नाम, मेरा नाम पुरुषोत्तम है तो यहाँ पर पुरुषोत्तम, ठीक है। बाद में मेंटल एबिलिटी कितने नंबर आए? तो 40 में से 40 आए। आपको कितने आए बता देना। मैथ्स में, गणित में आपको कितने आए? तो मुझे तो 20 में से 20 आए हैं, तो 20 में से 20। और आपकी हिंदी है तो हिंदी लिख लेना, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख लेना। इंग्लिश में आपको कितने आए? 20 में से 20 आए। या हिंदी में कितने आए? 20 में से 20 आए। और नीचे आपको टोटल लिखना है, कुल मुझे कितने आए? तो 80 में से मुझे तो 80 आए हैं। आपको कितने आए ये कमेंट करके बता देना, ज़रूर कमेंट करके बता देना। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्लास हर दिन शाम को 6 बजे होगी। कितने बजे? 6 PM पर, शाम को 6 PM पर होगी। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होगी। और अगर आप में से कोई बच्चे नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसमें जाए, उसको दबा दे, और पास में घंटे वाला बटन होगा, उस पर ऑल करके प्रेस कर दे, ताकि जो भी सूचना होगी, नोटिफिकेशन होगा, वो आपके पास तुरंत आ जाएगा और आप तुरंत क्लास में जुड़ जाओगे। अब 28 तारीख तक ये प्रैक्टिस टेस्ट चलेंगे। 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो 29 तारीख को अपन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो एक दिन रेस्ट करेंगे और 30 तारीख को एग्ज़ाम देंगे। और 30 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा उसको भी हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, लाइव आपको सोल्व करके पूरा का पूरा बताएंगे। और आपको कितने नंबर आए वो भी हम पता करेंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, बस और भी अच्छी करने के लिए, क्योंकि
मैं कितना पढ़ रहा हूँ, भाई 5 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन पास वाला कितना पढ़ रहा है, वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, उससे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही फ़ायदा होगा। 20-22 दिन है, ठीक है, थोड़ा सा भले नींद कम कर लो, ठीक है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा जो आप काम करते हो जो फालतू के है वो कम कर दो, और 20-22 दिन इसमें पूरी तरह से लग जाओ। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी कुछ ही बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता है, ताकि उसका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाए। बाकी जो पिछले महीनों से तैयारी कर रहे हैं लगातार 3-4 महीने से, उनका और भी अच्छे नंबर आने की संभावना है। तो आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और सारे बच्चे कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बता देना। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बच्चों।